प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहाद हुसैन। आज सहाफत का आजादी सहाफत का आलमी दिन है और इस हवाले से ये सवाल पूछना जरूरी है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो एक तो इस पर आज जरा बात करेंगे ब्रीफली, और दूसरा नाज़ीम, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पैनल है तो मैं वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश करूंगा जो बड़े अरसे से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद उस तरीके से उसका एक ठोस जवाब नहीं मिल रहा। वो ये है कि ये जो हुकूमत सिंध और हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, उसके दरमियान जो ये एक पंजा आजमाई हो रही है, इसके पीछे कहानी क्या है, कहां तक इसमें सियासी मफादात जो है वो छुपे हुए हैं, कहां तक इसमें कोई कंपटीशन है या कुछ जाती मामलात हैं, इसको जरा थोड़ा सा आज अनपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें समझ आए कि मामलात कहां पे खड़े हैं, ताकि उससे हमें ये भी अंदाजा हो सके कि आने वाले दिनों में ये जो एक पॉलिटिकल टेंशन है ये बेहतर होने के इसके इम्कान हैं या नहीं है। तीन मेरे पास मेहमान मौजूद हैं और उनका मैं तारुफ कराता हूं क्योंकि इन्हीं के जरिए मेरे ख्याल ये मामला बड़े अच्छी तरह डिस्कस हो सकते हैं। नसीम जहरा मेरी पहली मेहमान, हमारे सीनियर कॉलीग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टॉक शो होस्ट हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहित पीरजादा, बहुत ही सीनियर सहाफी हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी और अपना जबरदस्त टॉक शो करते हैं। और मेरे तीसरे मेहमान मेरे कॉलीग, वेरी गुड फ्रेंड काशिफ अब्बासी हैं, अगेन वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेल नोन टीवी पर्सनालिटी। हम तीनों का बहुत शुक्रिया। लेट्स जंप इन स्ट्रेट। नसीम, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, आजादी सहाफत का आलमी दिन है। हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में का जो मीडिया है वो फ्रीएस्ट है, फ्रीएस्ट, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है ऐसे वक्त पे जबकि बहुत सारे बहरानों का हमें सामना है। तो ये जो वजीर आजम कहते हैं कि फ्रीएस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड है पाकिस्तान, इसको क्या आप इससे अग्री करेंगे? मेरा ख्याल है ये उनका अपना एक ओपिनियन है, एक उनका एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये हमने देखा है कि एक लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बातचीत में बड़े ओपन है। आप देखें जाके जर्नलिस्ट बैठे साथ तो हर किस्म का सवाल उठा लेते हैं, तो और प्राइम मिनिस्टर जवाब भी देते हैं बड़े सही तरीके से। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे और मीडिया हो, और फिर जो आई गेस जो कम्युनिकेट हो रहा था प्राइम मिनिस्टर को, जिस तरीके से उनकी टीम कम्युनिकेट कर रही होती है, और फिर मेरा ख्याल है किसी हद तक प्राइम मिनिस्टर को जो पर्सनल अटैक्स का भी सामना होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ऑपोजिशन के हवाले से। तो जब उस कमरे से जहां डिस्कशन होती है, और मेरा ख्याल है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह खुले दिल से तनकीद नहीं लेते आमने सामने बैठ के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देते हैं, लेकिन जब वहां से मूव आउट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा भी बहुत आता है, प्राइम मिनिस्टर काउंटर भी करते हैं गुस्से से, और फिर ये बार बार कहते हैं, और फिर देखें अपने सेल्फ सेंसरशिप में चले जाते हैं। दैट्स अ होल अदर डिबेट। लेकिन मेरा ख्याल है दो रियलिटीज हैं, एक जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम एक्सपीरियंस करती है, और एक जो जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस करते हैं। और ये तो आप सब जानते हैं जिस तरीके से इस वक्त चाहे अखबारात हैं चाहे चैनल्स हैं, ये बहुत मुख्तलिफ किस्म का एक सेंसरशिप है, जो कि ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यकीनन डिबेट भी होती है, खुली तरीके से डिबेट भी होती है, लेकिन जो पावर कंपटीशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें भी मीडिया जो है उसको प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी समझते हैं, मीडिया है भी पार्टी किसी हद तक। तो मेरा ख्याल है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जैसे सऊदी अरेबिया में, यूएई में एक्सेट्रा, और क्योंकि खुल के बात हम कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि बहुत ये फ्रीडम है, लेकिन बहुत फ्रीडम तो नहीं है। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से फ्रेम करूं, डॉक्टर मोहित पीरजादा, यही जो अभी नसीम साहब बात करी थी, ये जो ब्रीफिंग्स प्राइम मिनिस्टर करते रहे शुरू में, मेरा ख्याल है आप भी शायद आपने भी अटेंड की थी, नसीम भी जा चुकी हैं, काशिफ भी उस ब्रीफिंग में बैठे हैं जो कोरोना के हवाले से कर रहे थे। अब वो उन्होंने बंद ही कर दी है, यानी अब उन्होंने सोचा कि शायद मीडिया को लाने की तकलीफ ना ही करें, तो वो खुद ही बैठ के आपस में कर देते हैं और हम सारे दिखा भी देते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका में कई चैनल्स ने ये कहा है कि वो ट्रंप की ब्रीफिंग अब नहीं दिखा रहे, लेकिन जब सारे चैनल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग उसी तरीके से दिखाएंगे, अगर मीडिया ना भी हो तो फिर उन्हें आपको और मुझे और दीगर लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करूं, जहां पे आजादी सहाफत 8 से 4 साल पहले थी या 3 साल पहले थी और आज, इनका मवाजना करें तो स्पेस कम हुई है या ज्यादा हुई है या वैसी है?
फहद, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त की विंडो आई थी वो 1999 के अक्टूबर का जो मिलिट्री कू था जनरल मुशर्रफ का, उससे लेकर वो चली 2007 तक। वहाँ पर उसके ट्रेंड्स इस्टेब्लिश हुए जब आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल खड़े हुए और कोई पूछता नहीं था, कोई चैनल बंद नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई डिसअपेयर नहीं हुआ, कोई रात को किसी ने किसी सुबारों में उसको उठा के नहीं डाला। 2007 के बाद जो ये लॉयर्स मूवमेंट थी जिसमें मीडिया के एक हिस्से ने उसको सपोर्ट किया और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ कि ये जो मीडिया है ये नेसेसरली कोई स्टेट का एलाई नहीं है जैसा कि उन्होंने सोचा था पहले आज़ादी देते हुए। और फिर उसके बाद जिस तरह से मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोज़ ही गिराने की कोशिश की और वो पार्टी बन गए पंजाब की हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ मिलके, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी खेला जब जनरल कयानी के थे। उसके बाद से पाकिस्तान की सोसाइटी में बतदरीज हर आने वाले साल में पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके ऊपर जो कदगरें बढ़ती चली गई हैं, माशरे के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। अब पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की अगर हम 2007 से अब इसको अगर कंपेयर करें तो आज 12 बरस के बाद, 13 बरस के बाद पाकिस्तान में मीडिया की बहुत बुरी सूरत हाल है। अब यानी एक तो है ना कि कोई किसी को मारता पीटता है, उठा लेता है, कोई कत्ल कर देता है, यहाँ तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि आप किसी भी इशू पे अब बोल नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में जो एक मिलिट्री लेड गवर्नमेंट थी उसमें मीडिया ज्यादा आजाद था। एम आई हियरिंग करेक्ट? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। बिकॉज देखें, जनरल मुशर्रफ कुछ उनकी पर्सनैलिटी इस किस्म की थी और कुछ वो चाहते थे, बिकॉज वो और जावेद जवार जो है उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि हम, एक तो वो पहला तो उनका एक उसमें सेल्फ इंटरेस्टेड गोल ये था कि मीडिया को आज़ादी देके वो ये शो करना चाहते थे दुनिया के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने, कि हमारे यहाँ एक ग्रास रूट किस्म की डेमोक्रेसी है और आप टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के हुकूमत को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वही ज़माना है जब पहले ARY, फिर जियो टेलीविजन, फिर आज टेलीविजन, फिर वक्त, और फिर उसके बाद ये दुनिया और ये CNBC सब आए। तो एक बहुत कल्चर था, रोज को जितनी भी लीडरशिप बनी है ऑपोजिशन की वो उन्हीं दिनों में तो बनी है। रात के 8 बजे के प्रोग्राम और रात के जो 10 बजे का प्रोग्राम है उसको 2 करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते थे, फिर 11 बजे के प्रोग्राम शुरू हो गए। तो वहां से ये ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ, जिससे कि प्रिंट मीडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। प्रिंट ही के लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल्स में आ गए। लेकिन 2007 के बाद से तो फिर मीडिया वर्सेस गवर्नमेंट एक पिच बैटल शुरू हो गई ना। काशिफ मैं आपकी तरफ आ रहा था और मैंने आपसे बात करनी थी कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी तब भी आपके शो का बॉयकॉट हुआ, उससे पहले कोई और इशू हुआ, जब ये गवर्नमेंट आई और भी इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर मोईद ने बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में जो मीडिया का जो आजादी थी वो सबसे ज्यादा थी, और उसके बाद से जब से जमहूरी हुकूमतें आना शुरू हुई हैं तो बतदरीज ये आजादी सहाफत की स्पेस कम होती जा रही है। ये आप अग्री करेंगे डॉक्टर साहब से? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम 2 डिफरेंट मुल्कों की बात कर रहे हैं। मैं और डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि 2000 मैंने तो शुरू किया था अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज मुशर्रफ साहब के दौरान। 2001 में आई केम इनटू द फील्ड। मेरा ख्याल है 2003 में आई जॉइंड ARY। वो वक्त वो था जिसमें लोगों को खुद पता होता था कि मैं आगे किधर जाना है और किधर से मुझे रनिंग टीवी प्रोग्राम से भी उठाया गया। ये अकबर बुक्टी साहब का जिस दिन उनको कत्ल किया गया या उनका जो पूरा एपिसोड हुआ, तो सवाल और गेस्ट भी वहां से आते थे कि आपने किसको लेना है किसको नहीं, और जो वुडंट प्ले बॉल उसको वो टीवी में नहीं बैठ सकता था। सो अगर कोई ये कहे कि वो बड़ा आजाद दौर था, देखें आजाद किस हद तक आजाद था। एक फौजी डिक्टेटर, फौजी जरनैल साहब बैठे हुए थे, वो मैनेज कर कंट्रोल करते थे, सबको पता होता था कि लाइन क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है डिक्टेटरशिप्स में आपको उस स्पेस में काम करना है जो स्पेस आपको मालूम है जो डिक्टेटरशिप में अलाउड है। दूसरा, इतने ताकतवर थे वो कि समटाइम्स कुछ क्रिटिसिज्म जाने भी इसलिए दिया जाता था क्योंकि ही वाज द सिंगल मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप तो पाकिस्तान में थी नहीं, सो इसलिए कभी तरह का चैलेंज उनके सामने आया नहीं। अगर कुछ आया भी तो ISPR बहुत इजीली और कन्वीनियंटली उसको मैनेज कर लेता था। सबको पता था कि फौजी हुकूमत है, सबको पता था कि अगर ISPR से फोन आ गया तो आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए वो तो चैलेंज शुरू पहला उनको उस वक्त फेस हुआ जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हुआ, जब उन्होंने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाया। उससे पहले तो मीडिया वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर परवेज मुशर्रफ। लेकिन
लेकिन अगर मैं यहीं पे ही पूछूं कि बिल्कुल आपने जो एनालिसिस किया कि शुरू के दिन थे, लेकिन जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू होती है, जिसमें आपने खुद उसको बड़ी अग्रेसिवली कवर किया था, वो जिस तरीके से लाइव कवरेज हुई है उस मूवमेंट की, जो एक सिटिंग जो है वो आर्मी चीफ के या प्रेसिडेंट के खिलाफ थी, वो आज हो सकती है उस तरह की लाइव कवरेज? देखिए, मैं लेट मी से कि असल मसला हमें हुकूमतों से नहीं है। तो ये कहे कि हमें किसी सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट से डर है, तो वो डर किसी को नहीं है। इट इज द पावर्स आउटसाइड ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा मुश्किल में आपको डालेंगे। अगर आप कोई, जिस तरह आजकल के दौर में अगर आप कहें कि मीडिया की आजादी पर बहुत सी पाबंदियां हैं, आपका ख्याल है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को बीच में से निकाल दें तो इमरान खान या कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमने 5 साल पिछले ARY चैनल है, 5 साल पिछले जो मियां नवाज शरीफ साहब के थे, उसमें हम पे FIR भी हुई, हमारे इदारे पर दहशतगर्दी की FIR भी हुई, लेकिन नोबडी हैड टू टेक अ बैकवर्ड स्टेप, क्योंकि वो आपको वो खतरा नजर नहीं आता एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस से आपको नजर आता है। जब व्हेन दे कॉल यू, दैट्स वेयर इट रियली मैटर्स। आज अगर कोई और ना हो मैनेज करने के लिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं फाद आपको या हमें किसी को ये कह सकती है आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल, आपको पता है कि टोटल एडवर्टाइजमेंट ARY को मिला 5 साल में 78 लाख रुपए का, जबकि जो सबसे बड़े रेसिपिएंट थे वो बिलियंस में उनको एडवर्टाइजमेंट मिला 5 साल के लिए। 78 लाख रुपीस, 78 लाख रुपए ARY को 5 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट मिली, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। सो यू कुड डू इट अगर बाहर की फोर्सेस आप ना करें। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक नसीम, फाइनल मैं इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे जाऊं, इसी को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी थी, मैं इसी को पैग लेना चाह रहा हूं। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि कई हद तक वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी या मिलिट्री लेड गवर्नमेंट थी, आप खुद उसमें उसके थ्रू आप जर्नलिज्म कर रही थी, लेकिन अगर हम मवाजना करें उस वक्त से, तो क्या ये ट्रेंड हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो स्पेस है आजादी सहाफत के लिए, वो क्लियरली आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है? हम कोई ट्रेंड निकाल सकते हैं पिछले 10-12 साल में, या हौच पौच है? मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है, जो इनफैक्ट दोनों जो मोहित भी कह रहे थे, मोहित वाज राइट कि शुरू में जब जनरल मुशर्रफ ने मीडिया को आजाद किया, मतलब कि उन्होंने चैनल्स और आने दिए और चीजें इतनी खुल के डिस्कशन हो रही थी, तो उनको कोई चैलेंज का सामना नहीं था। जैसे ये लॉयर्स मूवमेंट आई है, शुरुआत उसकी हुई है, और आपको पता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट हामिद मीर का प्रोग्राम बैन हुआ, तल्लत का प्रोग्राम बैन हुआ, पता नहीं काशिफ का भी हुआ या नहीं, बट आई नो कि ये प्रोग्राम्स तो खड़े पे हो रहे थे। तो ये तो सवाल ये है कि जब किसी भी हुकूमत को हुकूमत थ्रेटन फील करती है, एंड आई थिंक काशिफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हुकूमत से मतलब ये कि हुकूमत, जनरल मुशर्रफ हुकूमत भी थे और एस्टेब्लिशमेंट भी थे। अभी आज इमरान खान को जितने भी गुस्सा चढ़े, ये हमें मालूम है कि चैनल हमारा जैसे चैनल 24 एक दफा नहीं 2-3 दफा बंद हुआ है काफी देर में, लेकिन देर के लिए इन द लास्ट 1 ईयर, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि मिक्स्ड ही रोल था। ये कोई इमरान खान खुद नहीं थे, उनकी हुकूमत अकेली नहीं कर रही थी इस तरह का काम। और हमें याद है कि दुनिया टीवी में आई वाज देयर, उस वक्त हमारा द प्लग वाज पुल्ड, और उस वक्त जब फोन किया इनको हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, पीपल्स पार्टी, उनको पता ही नहीं था असल में ISPR वाया व्हाटएवर उन्होंने करवाया था इसको बंद। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनका ज्यादा यकीनन डर होता है। लेकिन एक और बात मैं कह दूं कि आज के दौर में सोशल मीडिया ट्रोल्स, और शायद दे कांट किल यू बट द वे दे अब्यूज यू और द वे दे गो आफ्टर यू, कि वो भी एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है सेंसरशिप का टूल मुझे तो दिखाई देता है उसमें। चल मैं जरा थोड़ा सा आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, वो मुझे ये याद आ रहा था कि देखिए, एक जमाने में एक आपकी ताकत का अगर आपने एक उसको मेजर करना होता था पाकिस्तान में, तो होता था कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो आपके साथ कितने आपके गार्ड्स हैं, आर्म्ड गार्ड्स हैं, कितनी गाड़ियां आपके साथ हैं। अब सोशल मीडिया पे आपकी इन्फ्लुएंसर पावर को यह मेजर किया जाता है कि आपके पास कितनी ट्रोल फैक्ट्रियां हैं, आपके पास कितने फेक अकाउंट्स हैं जिनको आप अनलीश कर सकते हैं, आपके पास कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जरिए आप अब्यूज की
एक सैलाब निकालकर आपको अगले लोगों का बैकफुट पे कर सकते हैं। तो ये नई रियलिटी है ऑफ पावर प्रोजेक्शन ऑन द सोशल मीडिया। एनीवेज डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। फहद, ये जो मीडिया की सिचुएशन है पाकिस्तान में, ये बड़ी अहम है। पहला पॉइंट तो मैं दोहराऊंगा कि पाकिस्तान में अब मीडिया की सूरत हाल खासी तशवीशनाक हो चुकी है और पाकिस्तान में आज़ादी राय जो है वो बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। ये कोई सिर्फ टेलीविजन चैनल की हद तक नहीं है, ये सोशल मीडिया में भी है और पाकिस्तानी माशरा जो है उसमें ये बहुत एक बड़ी सिवियरिटी है इस हवाले से। अच्छा, अभी भी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अगर आप गिरदो नवाह की तरफ देखें, जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है और भारत को छोड़ के बाकी तो इंतहाई डिक्टेटोरियल मॉडल्स हैं। कहीं सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी आज़ादी राय की किसी किस्म की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन खुद हिंदुस्तान में जो हमारे रोल मॉडल रहा है, जिसको देख के हम इंस्पिरेशन लेते थे कि वहाँ पर एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स जो है वो देखने में आया है बिकॉज ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी और वहाँ जो ज़्यादा हो गया ट्रेंड है। तो ये एक चैलेंज है। अब ये एक चैलेंज है जिसका हमें मुकाबला करना है, हमें देखना है कि ये क्यों है। अगर आप मजीद इस पर टाइम करेंगे, मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप ब्रेक के बाद भी इसको डिस्कस करें, क्योंकि हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए, सोचना चाहिए हमें कि क्या है। जी काशिफ, आप ऐड करना चाह रहे थे? मैं छोटी सी चीज में ऐड कर दूं। मुझे एक तो जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक वो बहुत ताकतवर थे, चैलेंज नहीं था, तब तक उन्होंने थोड़ा सा मीडिया को आजाद किया। लेकिन अकबर बुगटी साहब की कवरेज निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको वो मैनेज करना चाहते थे उसको वो कैसे मैनेज किया करते। वाज़न्ट अ प्रॉब्लम। मुझे याद है लॉयर्स मूवमेंट में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और मैं शाराए दस्तूर पर, उन्होंने फोन किया अपने डेस्क पे, ये खबर चला आगे से आया सर नहीं चला सकता। उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर न्यूज हूं चैनल का। मैंने कहा सर सॉरी, मालिक से बात कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये डेस्क और मालकान इस हद तक मैनेज हो जाते थे वहां पर, वो तो एक डिक्टेटरशिप का दौर था। दूसरा, सोशल मीडिया पे छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए सोशल मीडिया है क्या, हम सोशल मीडिया को ट्रोल्स के बाहर नहीं देखते। हमने बड़ी गालियां सुनी, सारों ने बड़ी गालियां सुनी सोशल मीडिया, बट आई हैव नेवर कंप्लेन्ड अबाउट द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसलिए सोशल मीडिया है कि वहां पे लोग किसी वक्त भी कुछ भी कह सकते हैं। आप अगर जो कर रहे हैं, जो भी आदमी जो भी काम, मैं अपने सारे दोस्तों से ये बात बार बार जोर देता हूं, आई नो व्हाई वी टेक सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म, गालियां सो सीरियसली, बिकॉज इफ यू कांट टेक द हीट, व्हाई आर वी इन द किचन? ये तो हीट हमें मिलेगी, चाहे वो आपको पॉलिटिकल, मैं वो वाहिद आदमी, उससे नसीम बीबी ने कहा ना, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मैं बंद हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में मैं 4 महीने के लिए मेरा प्रोग्राम बंद हुआ और उनके प्रेशर की वजह से बंद हुआ। मियां साहब का दौर था, तो हमारे चैनल का और मेरे प्रोग्राम का 3.5 पौने 4 साल बॉयकॉट रहा, 5 साल में से गवर्नमेंट का। यू हैव टू, पाकिस्तान, यू हैव टू डील विद दीस थिंग्स। ये क्यों हम सोशल मीडिया देखते हैं, उसमें 20 गालियां या 50 या 100 गाली होती है, और 100 गाली को देखकर हम कहते हैं देखें जी हमारी मेरे पे अभी इसी सोशल मीडिया से 4-6 महीने पहले गुस्ताखी और वो ब्लास्फेमी लग गई। What do I do? I didn't complain. जाहिर है ये मुझे मालूम है जो काम मैं कर रहा हूं उसका ये इफेक्ट आना है आपके ऊपर। इसी चीज को इस्तेमाल देखिए। आशिफ, ये भी बात मेरे ख्याल है दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे जितना भी अटैक आता है या जितना भी प्रेशर आता है या जितनी भी गालम गलोच होती है, उसका अगर आप बाकायदा तौर पर एनालिसिस करें, अब तो हो भी रहा है पाकिस्तान में, तो अक्सर और बेशतर बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन्स होती हैं। बिल्कुल रैंडमली सिटीजन नहीं कर रहे, वो प्लान्ड है, टारगेटेड है और उसका एक ऑब्जेक्टिव है, तो वो इस्तेमाल हो रहा है फॉर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ये तो क्लियर है, ये एक आम रैंडम लोगों का फीडबैक नहीं है। मैंने जो की बात की है, मैं एग्जैक्टली आपसे ये बात मान रहा हूं कि किसी ने शुरू किया वो ट्रेंड, वो टॉप ट्रेंड बना अगर किसी वजह से, तो देयर वाज सम बेनिफिट जो निकालना चाह रहे थे ना, किसी को टारगेट करना चाह रहे थे। बट एज अ जर्नलिस्ट आई डोंट केयर, मैंने कोई है, मैं आई डू नॉट कंप्लेन अबाउट दिस। मेरा ये मानना है कि वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। चीजें हमारी लाइफ में अब चलती रहेंगी। ठीक है, नसीम आप ऐड करेंगे। जी, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि ये बहुत एक वेल मैनेज सेंसरशिप टूल बन गया, तो इट्स नॉट किसी का जस्ट ओपिनियन होती है। और
मेरा ख्याल है द ट्रूथ इज कि जब वो इतनी स्क्रीन पे जाती है और एक हेट कैंपेन शुरू हो जाती है नॉन स्टॉप आपके खिलाफ, तो फिर आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू इग्नोर इट टोटली। एंड वी कैन ऑल टेक द हीट इन द किचन, वी ऑल नो दैट वी बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, लेकिन ये जिस तरह का अब है पिछले 2-3 साल से, दिस इज अनपैरेलल। लेकिन अब ये भी देखे ना, मैं क्योंकि आई थिंक डॉक्टर मोहित आप सही कह रहे थे, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और आज खुशकिस्मती से आप तीनों मौजूद हैं तो ये बड़ा जरूरी भी है। डॉक्टर साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया जो है वो अब यानी कि एक तरीके से एक वेपनाइज हो गया है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जब वो वेपनाइज होता है तब उस तरीके से उसके जरिए वो जहर निकलता है या उसमें से वो शिद्दत निकलती है जिसका अभी काशिफ जिक्र कर रहे हैं कि वो हीट तो आती है। तो ये जो अगर ये जो वेपनाइजेशन है, ये भी एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर हो, चाहे वो किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट या स्टेक होल्डर का प्रेशर हो। ये अवाम का पब्लिक ओपिनियन नहीं है, देखिए ये वेपनाइज सोशल मीडिया। 1980 की दहाई में एक मीडिया मैनेजमेंट का मॉडल जो है चॉम्स्की और हरमन ने प्रेजेंट किया था अमेरिका में, कि किस तरह से अमेरिका के अंदर जो पावरफुल एलीट हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नैरेटिव को एक डायरेक्शन में रखते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो थी वो ड्रमिंग भी थी या डिमोनाइजेशन थी या अटैक था, जो मुख्तलिफ जगहों से आपके ऊपर आता है जब आप एक इस्टेब्लिश लाइन से या वो ज़रूरत जिसको सिस्टम को जिस नज़रिए की ज़रूरत होती है, जब आप उस नज़रिए से डिविएट करते हैं तो आपके ऊपर तरह तरह का विच हंट किया जाता है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उस वक्त भी ज़ाहिर है एक सेकेंडरी और टर्शरी मीडिया बहुत था जिसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के अंदर, जैसे कि नसीम ने कहा और काशिफ ने कहा कि बड़ी ऑर्गेनाइज टीम्स बैठी हुई हैं, उसमें नेशनल टीम्स भी हैं, उसमें कुछ पाकिस्तान की स्टेट की टीम्स बैठी हैं जो इंडिया के ऊपर फोकस्ड हैं, इंडिया की टीम्स बैठी हैं जो पाकिस्तान पे फोकस्ड हैं। पीटीआई ने सबसे पहले खड़ी की अपनी टीम, उनकी एक पीटीआई कैडर टीम वहाँ बैठी है। इसी तरह फिर जब देखा कि पीटीआई का चैलेंज है, फिर नून ने एक बड़ी ऑर्गेनाइज टीम वहाँ पे खड़ी कर ली जो आज निस्बतन किसी हद तक हमें पीछे हटती नजर आती है। पीपीपी कभी उसमें अपनी को बहुत बड़ी टीम जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं कर सका। फिर वहाँ एक रिलीजियस किस्म की कोई लॉबी किस्म की टीम है, और पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है जिसकी उम्र 20 और 30 बरस के दरमियान है, उसमें मजहबी इंतहा पसंदी और एक खास किस्म की एक्सट्रीम राइट विंग किस्म की मजहबी इंटरप्रिटेशन भी है। फर्स्ट मौलाना तारिक जमील का जो मीडिया लेकिन जो असल चीज थी, जो उनकी असल चीज थी फहद, कि वो एक अल्लाह के अजाब की बात कर रहे हैं, तूफान नूह की, कौम लूत की तरह का वो चीज, वो जो बिब्लिकल और ये जो जुडाइज्म की बेसिक रेफरेंस है रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकाल के ले आ रहे हैं, जो बिल्कुल मिसप्लेस थी। और बहुत कम लोगों ने इस चीज का एनालिसिस किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के, जहां बुनियादी तौर पे उनको कोरोना वायरस के बारे में कोई पॉजिटिव बात करने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने उसको एक अल्लाह का अजाब की लड़कियां नाच रही हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की चीजों में जो टेलीवेंजेलिकल किस्म का एक मॉडल है उसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन उसके ऊपर जो बहस हुई है, अगर आप सियासत से हट के उसको देखें तो वो बहस में मौलाना तारिक जमील के जो सपोर्टर्स हैं, और वो लाखों की तादाद में है, उनमें से कोई भी ये महसूस नहीं कर रहा कि अल्लाह के अजाब को इसके साथ जोड़ना जो है ये मुनासिब नहीं था। और जब हम एक माशरे में इस किस्म की सोल्यूशंस निकालते हैं चीजों के, तो दर हकीकत ये एक एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड माशरा है। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि पेंडेमिक क्यों होंगे, उससे बचने के क्या तरीके हैं। यहाँ किसी ने ये बात नहीं की है कि बुनियादी तौर पर जो बैट हैबिटेट्स हैं वो चूंकि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बाज एरियाज में, जंगल में, और वो जो नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन से जो वायरसेस इन कांटेक्ट आ रहे हैं, तो उसको बचाने की जरूरत है, जिसके ऊपर बहुत सी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करें। कोई डिबेट यहाँ पे नहीं हुई इन चीजों पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये माशरे का भी मसला है, हम इसको सिर्फ गवर्नमेंट वर्सेस देख रहे हैं, माशरे का भी यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। लेकिन काशिफ देखिए, इसमें एक बात जो है, एक तो ये है कि जी अभी इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब की बात की, एक है कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे बहुत लोगों ने डिसएग्री किया। दूसरा एंगल होता है कि उनको वो राइट नहीं है कहने का। राइट तो उनको है, जब हम आजादी सहाफत की बात कर रहे हैं तो मौलाना तारिक के साथ बैठ के नहीं ना, अपने यूट्यूब चैनल पे फाद साहब बोलते रहे ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ बैठ के उन्होंने अल्लाह का अजाब वहां पे नाफिज कर दिया। वो ठीक नहीं था। वहां वो आजादी सहाफत का जो फ्रेमवर्क है उससे थोड़ा सा शायद बाहर हो जाए। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं काशिफ, एक मैं आपसे टच करना चाहता हूं, फिर मैं नसीम की तरफ जाना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि जो ट्रेंड, काशिफ जो आपसे मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूं, ये जो हम प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी न्यूएंस है। लेकिन एक जमाना था, आपको अच्छी तरह याद है, जब MQM का प्रेशर होता था और अल्ताफ साहब की तकरीरें आती थी,
तो किसी के पास ये आजादी सहाफत थी कि वो तकरीरें ना दिखाए? सारी प्राइम टाइम पे 2-2 घंटे वो तकरीरें दिखाई जाती थी, वो एक अलग प्रेशर था। उसी जमाने में काशिफ आपको याद होगा कि टीटीपी का प्रेशर था, दहशत गर्दों का प्रेशर था, उनके बयान चलते थे। फिर वक्त चेंज हुआ, वो प्रेशर खत्म हो गया, लेकिन दूसरे प्रेशर आ गए। तो यानी हम भी तो पिछले 10-12 साल से ये लेयर्ड प्रेशर को डील कर रहे हैं कि एक खत्म होता है दूसरा आता है, एक खत्म होता है दूसरा आता है। तो शायद ये कहना मुश्किल हो जाए कि पहले ज्यादा हमारे पास स्पेस थी या कम थी। स्पेस की जो रंगत है शायद वो चेंज होती जा रही है। काशिफ देखिए, हमारी जो स्पेस है, एवर सिंस जब से हमारा यहाँ फ्री मीडिया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, पहले प्रेस था, वो जाहिर है हम मुख्तलिफ फेजेस में, कभी हम 40% आजाद होते हैं लिखने या बोलने में, कभी 60 होते हैं, कभी 70 होते हैं, फिर वापस 40 पे आ जाते हैं। ये साइकिल्स तो हमारी रही है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर एक तरफ अल्ताफ हुसैन होगा, दूसरी तरफ टीटीपी होगी, तीसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट होगी, कोई अपनी मर्जी से कहेगा नहीं ये आपको कहना है, या ये नहीं कह सकते, या ये करना है या नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर्स तो हम पिछले बहुत से सालों से देखते हैं, क्योंकि ये जो आउटसाइड फोर्सेस हैं, मैंने जैसे पहले कहा, मैं आज भी मानता हूं कि कोई डेमोक्रेटिक फोर्स हमें जबरदस्ती कुछ करने पे मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर जो भी बात होगी वो बहस के जरिए होगी या आर्गुमेंट्स के जरिए होगी। इट इज ऑलवेज द नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, चाहे वो माफिया की सूरत में अल्ताफ हुसैन हो, चाहे वो टेररिस्ट की सूरत में टीटीपी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, जो अपना जोर ताकत इस्तेमाल करके, अब हम कर क्या सकते हैं? देखें, अगर आप नहीं मानते उनकी बात, आपको केबल से उतार दिया जाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन आप इंतजार कर लेंगे? विल हैव टू गो बैक टू देम एंड टॉक टू देम। आपको वापस जाना पड़ेगा। वो कहेंगे जनाब आपने ये खराबी की, फिर वापस जाहिर है या तो आप कहें नहीं मैं ऐसे ही रहूंगा, अगर ऐसे ही रहेंगे तो आप ऐसे केबल से भी उतरे रहेंगे। सो वो जो ये काम कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए करना बड़ा मुश्किल काम है कि वो केबल ऑपरेटर्स को फोन करके कर तो सकते हैं, पाकिस्तान है दायरा तो सारा है, लेकिन उस जोर जबरदस्ती और उस टोटल कंट्रोल के साथ नहीं कर सकते जैसे कि बाकी जगह हो सकता है। अल्ताफ हुसैन साहब की आपने बात की, कराची में आप कोई बात करते थे टीवी के ऊपर, मैं तो खैर भुगत थक गया अल्ताफ हुसैन और एमकेएम को, और पूरे कराची से विद इन मिनट्स आपका चैनल के केबल से उतर जाएगा। आपके चैनल में, हमारे चैनल में गुंडे घुस गए थे, जबरदस्ती मारपीट और तोड़फोड़ की। मैंने जो कॉन्वर्सेशंस उनके साथ है, मैं तो अभी टीवी पे अगर बताऊं कि वो 6-8 साल की कॉन्वर्सेशंस कि किस किस्म की गुफ्तगू होती थी वहां पर। सो ये जब जबरदस्त जोर होगा, और जोर में के फिजिकल जोर की बात करें, when they can damage, देखिए ज्यादा पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कहीं मेरे बायकॉट कर दे मुझे, एंड आई फाइंड इट वेरी डेमोक्रेटिक। अगर नहीं भी आना चाहते गलत है, लेकिन देखिए उसका फैसला है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कि वो कहती है मैंने काशिफबाजी के प्रोग्राम में नहीं जाना। लेकिन जब वो ताकत का इस्तेमाल करने पे उतर है, चाहे वो केबल ऑपरेटर्स पर है, चाहे वो मालिकान की उसके ऊपर है, या वो आपके इदारों के अंदर नुकसान करना शुरू कर, दैट्स वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट। जब सस्टेन करने की बात आती है काशिफ, यहीं से मैं नुक्ता उठाता हूं नसीम आपके लिए, जब प्रेशर सस्टेन करने की बात आती है, तो अब मैं जरा थोड़ा उसको फ्लिप करता हूं। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं या वो कौन से इदारे हैं या कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो मीडिया पे प्रेशर डालते हैं और डालते रहे हैं। दूसरी तरफ वो कौन लोग हैं जो उस प्रेशर को लेते हैं। और अब शायद यानी कि पिछले 6, 8, 10 सालों में जो प्रेशर लेने की कैपेसिटी है मीडिया में, वो भी कम हो गई है। यानी आप अगर कंपैरिजन करें कि पहले जब ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में, तो एक जमहूरियत के उसके लिए पूरा एक तरफ मिलिट्री गवर्नमेंट, एक तरफ पूरा एक मीडिया की तहरीक होती थी। अब मीडिया भी डिवाइड हो गया, और इन्होंने ये भी तोड़ निकल आया कि वो मुझे या आपको या काशिफ को या मोईद को प्रेशर नहीं करेंगे, वो सीधा मालिक को पकड़ लेंगे। और 6, 7, 8, 10 मालिकों को प्रेशर डाला, वो खुद ही नीचे तक ट्रांसलेट हो गया। तो यानी मीडिया की नसीम प्रेशर लेने की कैपेसिटी भी कम हो गई है। जी मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मॉडल है, यानी कि देखें ना, दो चीजें हैं। एक आपकी जो एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स हैं, अगर फोर्स के हैं, अगर वायलेंस के हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करे मीडिया। दूसरा ये कि मालिकान जो हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओवरऑल भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि मालिकान फाइनेंशियल प्रेशर को किस तरह से सही। तो मेरा ख्याल है ये दो फैक्टर्स हैं जहाँ के व्हेन यू प्रेस द बटन हार्ड इनफ, तो फिर कहीं ना कहीं मीडिया को और मीडिया के मालिकान को गिव इन करना पड़ता है। और मतलब फिर वो भी सवाल है कि
कितना मीडिया के जो ओनर्स हैं वो उनकी कितनी है एबिलिटी टू सस्टेन प्रेशर, और उनकी एबिलिटी टू सस्टेन प्रेशर इज आल्सो लिंक्ड टू मेनी फैक्टर्स। उनका फाइनेंशियल लेआउट क्या है, उनका लेवल ऑफ प्रॉफिट टेकिंग क्या है, उनकी क्या लिंक्स हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ या मुख्तलिफ पार्टीज के साथ। मेरा ख्याल है जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने की मीडिया की जब हम बात करते हैं और उसको आज से कंपेयर करते हैं तो फहद बेइंतहा मुख्तलिफ एक कॉन्टेक्स्ट है, बहुत मुख्तलिफ है। वो प्रिंट मीडिया था और बड़ा स्ट्रेट और सिंपल था और 4 अखबार थे, 6 अखबार थे, और अब हम बात कर रहे हैं चैनल्स की बात कर रहे हैं, पूरे जो यानी कि 40 चैनल्स हैं और अखबारात हैं, और हमने तो यूट्यूब की बात ही नहीं की। अभी एक रीसेंट एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूंगी। अब एक कोई शख्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे एक 2-3 आर्टिकल्स आए, फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल और एक सोहेल बड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा, 2-3 इस तरह के आर्टिकल्स पे उन्होंने अपने यूट्यूब पे प्रोग्राम कर दिया। तो पहले उनको एक दफा थ्रेटन किया गया, दूसरी दफा मना किया गया, तीसरी दफा उन्हें उठा के ले गए और कहा कि अब आप ये ना करें वो ना करें। उसके बाद उनको खूब तो वो एक अलग उसका एक फ्रंट खुल गया उस हवाले से। लेकिन मोहित क्विकली मुझे बताइए, हमारा जो मीडिया की जो भी प्रेशर डालने वाले लोग हैं या इदारे हैं, उनको मीडिया की सॉफ्ट अंडरबेली का पता चल गया, इसलिए हमारी जो एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए उसकी कुव्वत कम हो गई है, हम ज्यादा वल्नरेबल हो गए, हमारा प्रेशर लेने का जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई। ये बात दुरुस्त है? देखिए ना, इसमें एक तो नहीं है, एक ऐसी एंटिटी नहीं है। अगर हम 2004 से शुरू करें तो 2007 तक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बड़ा प्रेशर रहा पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे, एंकर हजरात के ऊपर कुछ मॉरल प्रेशर रहा, कुछ ज़िंदगी का प्रेशर रहा। इसी टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं, क्योंकि कराची की जो पॉलिटिक्स है हैदराबाद की, वहाँ पे जैसे जिक्र भी हुआ इस प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ पे एमक्यूएम की बड़ी ताकत थी, कहने को वो एक जमहूरी पार्टी थी, वो इलेक्शन जीतती थी लेकिन फैशिस्ट टेंडेंसीज थी, तो उनका बड़ा प्रेशर था। उन्होंने जर्नलिस्ट मारे भी हैं, अब ये बात डॉक्यूमेंट भी हो चुकी है, उन्होंने बड़ी वायलेंस की, उनका बड़ा खौफ था। सुबह 4 बजे सारे 25-30 टेलीविजन चैनल को बुला लेते थे, पूरी रात उस पर रखते थे, पूरा प्रोग्राम अपनी मर्जी से करवाते थे, उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती थी। जब उनके खिलाफ बात होती थी टेलीविजन चैनल को प्लग ऑफ कर देते थे, सारे केबल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनसे डरते थे। अच्छा, फिर स्टेट एजेंसीज हैं, उनका भी प्रेशर है। अब एक जुमला यहाँ पे काशिफ ने और नसीम ने दोहराया पिछली डिस्कशन में, उन्होंने कहा जब जनरल मुशर्रफ को एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, उनको चैलेंज नहीं था, तब वो ज्यादा फ्री माइंडेड थे। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जब एक रजीम कंफर्टेबल फील करती है तो वो आजादी दे देती है, जैसे कि लार्जली वेस्टर्न वर्ल्ड में है। जब रजीम और एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि हम थ्रेटेंड हैं, वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही 2008 में एक ट्रांजिशन हुई टू पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और PMLN 3 धड़े हो गए। एक पंजाब गवर्नमेंट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर नाटका बंद कर दिया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना खेल खेला और फिर गवर्नमेंट जो है वो उसमें आप याद हो। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो प्रेशर डालते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है। लेकिन काशिफ फाइनल वर्ड मुझे दें, रैप अप द डिस्कशन फॉर अस। ये जब हम उंगलियां उठाते हैं तो जरा थोड़ा अपने आप पे भी देखें ना कि हम लोगों से क्या गड़बड़ी हुई है, हम कितने वल्नरेबल हैं, हमारे कितने ज्यादा जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो यानी हम भी तो खुद अपना भी तो थोड़ा सा गिरबान में झांके ना। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहने लगा। देखें, मुझे क्या फर्क नजर आ रहा है, मैंने वो टाइम भी देखा जब भी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मीडिया पर कुछ होता था, पूरा मीडिया इकट्ठा हो जाता था। वो जरूर है कि चैनल्स, निजी चैनल और निजी टीवी का एंकर कुछ चैनल्स इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज जर्नलिस्ट इकट्ठे हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? फिर लड़ाई हुई पॉलिटिकल एजेंडास की, और वो सियासी एजेंडास की लड़ाइयों ने जर्नलिस्टों को भी उसी तरह तकसीम कर दिया जैसा हमारा माशरा आज तकसीम हो गया। कोई पोलराइजेशन आपको अब जो पहले सोसाइटी लेवल पे नजर आती थी, आपको टीवी चैनल्स के लेवल, आप चैनल का व्यू सुने या लोगों का मेजॉरिटी जर्नलिस्ट का व्यू सुने, आप ये फैसला आप पहले बता देंगे कि यार इसने ये बात करनी है और इसने ये बात करनी है, ये चैनल ये कहेगा, ये चैनल ये बात कहेगा। ये सब खुद कंपेयर किया अपने आप। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया काशिफ, सॉरी। आपका बेसिक आई थिंक पॉइंट आ गया, बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट में आपसे एग्री करता हूं। हमने अपने आप को खुद भी कमजोर किया है और उस हवाले से जब हम तो हमने बिल्कुल मौका दिया, दूसरों को भी मौका दिया है कि वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाएं। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, मैंने सारा प्रोग्राम इस पे कर लिया बिकॉज
गेस्ट तीनों ऐसे हैं जिनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। मैं शुक्रगुजार हूं तीनों मेहमानों का। नाज़रीन आपका कि आपने देखा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।